फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा इस दौरान? बता ही नहीं सकता सर, वर्ड्स में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती। मैं इंडोर में मैंने पेरेंट्स को कॉल किया था अंदर से, तो मेरी कॉल उठाते ही उन्होंने रोना चालू कर दिया। तो कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसको याद करके हमें लगता है कि नहीं यार फिर से लड़ना झगड़ना शुरू करना चाहिए। सर एक क्यूट था, फेलियर इज़ नॉट फेटल, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। जब 26 जनवरी की परेड होती थी और हुँ। पापा दिल्ली में पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो मैं जैसे ही वहाँ पे जाता था तो मैं देखता था एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं। जब यहाँ से एयरक्राफ्ट जाते थे और वो ऐसे निकल के एकदम ऊपर निकल जाते थे, सर दैट वाज़ अ मोमेंट कि गूज़बम्प्स हो जाते थे, ऐसा लगता कि हाँ, भाई ये क्या हो रहा है? टेस्ट नंबर 52 जैसे ही ब बताया तो उस लड़के ने बोला, आंटी वो तो रिकमेंड हो गया, वो तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। मैंने एनडीए जैसे दिया और मेरा नहीं हुआ। अब मेरे पास दिमाग में 2 चीज़ें हैं, या तो मैं कॉलेज जॉइन करूँ या एनडीए की तैयारी मैं करूँ। ये नहीं बोलूँगा कि हर किसी को एक ही तरफ जाना चाहिए। ऐसा कर लो कि आपका जो साल है सर, वो हुँ। कहीं न कहीं सेव हो। बच्चे स्कूल में तो मार्क्स सिक्योर करते हैं, लेकिन एनडीए में ऐसा क्या होता है कि भाई ये लोग 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाते 120 में से। मैं इस चीज़ के बारे में क्यूट बोलना चाहूँगा सर, हाँ। यूपीएससी जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। सर कुछ अच्छा। जहाँ यूपीएससी आ जाता है ना, वहाँ सारी हर चीज़ रखी-रखी रह जाती है। जैसे मेरा साइकोलॉजी टेस्ट ऐसा हुआ था कि हम साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जा रहे हैं और मुझे पता नहीं था मैं साइकोलॉजी टेस्ट देने जा रहा हूँ। बिगेस्ट अचीवमेंट? एसएसबी क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत है आप सभी का जानदार शानदार सेशन के अंदर। आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर आज हैं शुभम कुमार राघव, ऑल इंडिया रैंक 351, फ्लाइंग ब्रांच में सीपीएसएस क्लियर हैं, एसएसबी क्लियर है। मतलब जिन जिन एग्जामों का आप सपना देखते हैं, एनडीए का रिटर्न हो, एनडीए का एसएसबी हो या एनडीए का सीपीएसएस टेस्ट हो जिसमें आपको एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच अलॉट होती है, वो सारे एग्जाम क्लियर कर हमारे सामने शुभम कुमार राघव बैठे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 351 है एनडीए वन 2024 में। सो वेलकम शुभम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर एकदम। तो कैसा फील हो रहा है भाई? कहाँ है वो हैप्पीनेस जिस चीज का बहुत दिन से इंतजार था? सर मतलब बहुत अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत लंबी जर्नी लगती है। कहाँ अप्रैल में स्टार्टिंग की थी पिछले साल और अब यहाँ आके खत्म हो रही है इस सो साल। फाइनली सुकून है। सर सुकून तो है सर, सच में। सुकून है। हाँ सर। और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा इस दौरान? सर बहुत मतलब अगर बता ही नहीं सकता सर, वर्ड्स में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती है कि जब जब मैं रिकमेंड होने वाले मैंने पेरेंट्स को कॉल किया था अंदर से, वहीं तो से। रात के 1 बज रहे थे उस टाइम पे क्योंकि ओके। हम डॉक्यूमेंटेशन कर कंप्लीट करी थी हमने और हम्म। फिर हमें फ़ोन दिए गए थे 5 मिनट के लिए। तो जब मैंने कॉल करी 1-2 बजे के आस-पास, तो मेरी कॉल उठाते ही उन्होंने रोना चालू कर दिया। मम्मी रो रही थी, पापा ने तो अच्छा, कुछ कुछ नहीं। बोला भी नहीं आपने? सर माय मदर वाज़ साइलेंट फॉर अ व्हाइल। ओके। पापा तो मतलब बोल रहे थे बैकग्राउंड में कि रो क्यों रही है, रो क्यों रही है, लेकिन तो मम आपने कुछ बताया था उनको कि हो गया मेरा? सर मैं बाहर नहीं आया वहाँ से अच्छा। 5वें दिन, बाकी पूरी बसेस बाहर आ गई, रेलवे स्टेशन पे हाँ। पूरी बसेस खाली हो गई हैं और बसेस खाली होने के बाद में मेरे पेरेंट्स सबसे पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ है, शुभम राघव ये। तो एक हम्म। लड़का बोलता है, "आंटी क्या क्या नाम बताया?" बोला, हम्म। "शुभम।" "अच्छा कौन-सा चेस्ट नंबर था?" बोला, "चेस्ट नंबर 52 था उसका।" हम्म। तो चेस्ट नंबर 52 जैसे ही ब बताया तो उस लड़के ने बोला, "आंटी वो तो रिकमेंड हो गया, वो तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है अंदर।" तो अच्छा। मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए कि मतलब ये कैसे रिकमेंड हो गया? उनको ही विश्वास नहीं हो रहा, वो तो मुझे लेने के लिए खड़े थे रेलवे स्टेशन कि अब इसको लेके घर जाना है यहाँ से। तो फिर सर अगले दिन हम गए वहाँ से, बहुत अच्छा र लगा सर। तो शुभम मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फाइनली अब लग रहा है कि मोक्ष प्राप्त हो गया। यस सर, ऐसा तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मतलब हार्ड वर्क पेड ऑफ, मतलब एंड में सब अच्छा रहा, ऐसा फ़ील हो रहा है सर। अच्छा, तो एक कोई मैसेज किसी बच्चे को अगर आप देना चाहें कि कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हो, तो कोई भी एक स्लोगन आपको लगता हो कि स्टार्टिंग से कोई ना कोई शब्द होते हैं, जैसे मैं भी लाइफ में कभी डिमोटिवेट होता हूँ, आप भी रहे होंगे। तो कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसको याद करके हमें लगता है कि नहीं यार फिर से लड़ना झगड़ना शुरू करना चाहिए। सर एक क्यूट था, हुँ, हुँ। जो विंस्टन चर्चिल ने बोला था, फेलियर इज़ नॉट फेटल, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सर ये मैंने स्लोगन एक मूवी थी द डार्केस्ट आवर नाम की, उस मूवी को देखा था तो उसमें मैंने स्लोगन सुना था। हुँ, हुँ, हुँ। तो पिछले 1 साल से जब भी मैं अपने आप को कभी डाउन फ़ील करता था, तो मैं इसी स्लोगन को दिमाग में याद रखता था कि क्या होगा, हारेंगे, हारेंगे तो क्या होगा? आगे पुश करेंगे अपने आप को, अगली बार अच्छा हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ। ये चीज़ बस सर करता गया और मैं आगे बढ़ता रहा, तो जो भी बच्चा इस टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप रिटर्न में फ़ेल हो रहे हो, एसएसबी में फ़ेल हो रहे हो या आप मेडिकल में आउट हो रहे हो या किसी भी जगह पे आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट आपको इन सब चीज़ों से थकना नहीं है, हारना नहीं है और आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं करके निकलूँगा बाहर। बिल्कुल बच्चों, तो देखो मैं भी आपसे कहता हूँ और शुभम ने भी बोला कि कोई ना कोई एक ऐसे वर्ड्स आपके सामने पढ़ते टाइम आपके लगे होने चाहिए वहाँ पर, यस सर, ताकि जो आपको लगे कि यार हाँ, अगर मैं लाइफ में हार भी रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे पुश कर रही है। यस सर, तो शुभम सबसे पहले तो कोई भी चीज़ हम जीवन में चुनते हैं, यस सर, तो हम सबसे पहले उसके लिए कोई गोल्स बनाते हैं, कहीं से यस सर। इंस्पिरेशन होती है। सो व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन टू जॉइन एनडीए? सर ट्रूली स्पीकिंग सर हाँ। तुषार तन्वर भैया थे,
ऑल इंडिया रैंक ऑल वन इंडिया रैंक 1 सीरीज। सीडीएस जो आपने ही करा था। हाँ, मेरे और साथ। पलक सैनी थी, उनका भी ऑल इंटरव्यू इंडिया मैंने रैंक देखा 18। था। सर उन दोनों का इंटरव्यू मैंने देखा था जब मेरा एनडीए के लिए मैं स्टार्ट कर रहा था अपनी जर्नी, तो मैं उन दोनों के इंटरव्यू को देख के मोटिवेट हुआ। मतलब मेरे को 12th में कोई प्लानिंग नहीं नहीं थी सर, एनडीए की? मतलब प्लान था डिफेंस जॉइन करना है, बट हाँ। इतना आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, बस ये पता था एनडीए एग्ज़ाम होता है। तो मैंने जब तुषार भैया का इंटरव्यू देखा, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरा रिटन क्लियर नहीं हो रहा था एक मोमेंट पे, एनडीए हुँ। क्लियर नहीं हुआ उनका। लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने आपसे कोचिंग ली हुँ, थी। हुँ, तो हुँ, उस टाइम पे उन्होंने जब आपसे कोचिंग ली, हुँ। कोचिंग लेने के बाद उनका रिटन क्लियर हुआ, ये एसएसबी एसएसबी में वो आउट हो गए। आउट हो गए। हुँ। लेकिन जब उनका रिटन क्लियर हुआ तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि मेरे को बस इतना पता चल गया, मेरा पहला एनडीए रिटन क्लियर हो गया है कि आज नहीं तो कल मैं आगे कुछ मैं जो कर सकता हूँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो सर उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपसे लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ाई करी हुँ, थी, हुँ, मैथ्स और हुँ, सब कुछ, हुँ। और उस वजह से हो पाए। तो मैंने सर उसी मोमेंट पे डिसाइड कर लिया था कि आपसे मेरे को पढ़ना है अब। मतलब सारी कोचिंग अब आपसे ही लेनी है मेरे तो को। तुषार इज़ वन ऑफ योर इंस्पिरेशन। सर डेफिनिटली बहुत सर। कुछ सीखा उस बहुत इंटरव्यू ज़्या से। सर उस वीडियो में जो भी उन्होंने बताया, आई टेक इट ऑन माय हार्ट एंड आई हुँ। फॉलोड इट बाय माय हार्ट। और जैसे पलक का भी आपने यहाँ पर नाम यस बताया, तो सर। पलक ने भी सीपीएसएस क्लियर किया, फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो भी यस गई सर। थी। तो वहाँ से भी कहीं न कहीं कनेक्शन बना आपका एयरफोर्स जॉइन करने का एनडीए में? ये सर उनका मोटिवेशन भी था, और एक मोटिवेशन ये भी था कि मेरे फादर जो हैं वो सर आर्मी में थे। ओके, वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं 2022 में। ओके। तो जब 26 जनवरी की परेड होती थी और हुँ। पापा दिल्ली में पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो मैं जैसे ही वहाँ पे जाता था तो मैं देखता था एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं। जब यहाँ से एयरक्राफ्ट जाते थे और वो ऐसे निकल के एकदम ऊपर निकल जाते थे। सर दैट वाज़ अ मोमेंट कि गूज़बम्प्स हो जाते थे, ऐसा लगता कि हाँ। भाई ये क्या हो रहा है? तो कहीं न कहीं सर वो जो चीज़ थी ना, जो थ्रस्टर्स लगे हुए थे और जो पीछे से आग थी, मतलब सब कुछ सर उस एयरक्राफ्ट के बारे में मुझे अच्छा लगने लगा, और बस था कि अब यही करना है। नहीं, ये मैसेज मैं भी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जो भी आप सपना देखते हो, एक तो होता है कि हमें एनडीए जॉइन करना है या किसी चीज़ को आईआईटी जॉइन करना है, यस नीट सर। में डॉक्टर बनना है। अगर हम उनकी लाइफ़ को और क्लोज़ होकर देखेंगे और पास से देखेंगे, तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है यस सर। कि और वो हमें पुश करती है कि हमें ये चीज़ क्यों करनी है। यस सर। एक तो होता है सिर्फ एनडीए जॉइन करना, जैसे आपने बोला, आपने वो चीज़ देखी, गूज़बम्प्स आए, तो एक यस बच्चे सर। के सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है कि बनना है तो यार यही बनना है, अब जीवन में कुछ भी हो जाए। यस सर। है ना? तो ऐसे मोमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जो भी आपके सपने हैं, उनको जाकर देखो। पूरा डे ऑफ लो, लाल किले पे परेड जाके देखो या अपने आस-पास कोई भी मार्च निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो या उसको देखो। उससे आपको मिलेगा कि यार हाँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या दिखते हैं और क्या उनकी आदतें हैं, जिनसे यस आप सर। कहीं न कहीं कनेक्ट कर पाते हो और वो आपके लाइफ टाइम गोल चलते रहते हैं कि हाँ यार, इसको अचीव कर लेंगे। कहीं न कहीं ये चीज़ यस मैटर सर। करती है। यस सर। ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम आगे की तरफ लेके चलें, तो बेसिकली यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही है? स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएँ, 10th, 11th, 12th किस स्कूल से पास आउट हैं आप और क्या पढ़ाई करते थे? क्योंकि एनडीए तैयारी करते टाइम बच्चा सोचता है कि यार मैं इतने मार्क्स मेरे 11th में आ गए। जनरली बच्चे 11th बर्बाद कर लेते हैं, यस सर। है ना? क्योंकि बच्चा 11th में आता है एकदम कॉलर खड़े होते हैं कि भैया 11th तो हमारी ऐसी है, कब-कब में 11th निकली पता नहीं लगता। यस सर। 12th में जब कहीं होते हैं तो बोर्ड का प्रेशर भी होता है, देन यस यार सर। लाइफ में भी कुछ अच्छा करना है यस और सर। जिनको एनडीए वगैरह करना होता है, तो भाई एनडीए वाले तो बच्चे 12th में भी सीरियस हो जाते हैं। यस सर। तो आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएँ कि आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं 10th, 11th, 12th में? सर जैसे कि सर मेरी स्कूलिंग के बारे में बताऊँ, तो हुँ, सर मेरे पापा आर्मी में थे। हुँ। सो थ्रू आउट माई स्कूलिंग आई वाज़ जस्ट वंडरिंग अराउंड इंडिया। मतलब ओके, कभी इस आर्मी स्कूल में, कभी उस आर्मी स्कूल में, 3 बहुत महीने घूमना 3 हुआ साल है। बाद, हाँ, मतलब सर पूरे मैं पंजाब में रहा हूँ, मैं असम में, नागालैंड ऐसा सबसे कोने में वहाँ रहा हूँ जहाँ मैं, साउथ में गया हूँ मैं, हर पूरी दुनिया का, मतलब इंडिया में मैंने हर जगह का टूर कर लिया। तो हुँ, मैंने आर्मी स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग करी, और एट द एंड मथुरा में सेटल हो गए सर हम उसके बाद में। तो मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से आर्मी स्कूल से ही कंप्लीट करी। ओके। तो जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई सर, तो स्कूलिंग में सर मेरा ऐसा था कि 10th तक आई वाज़ लाइक एवरेज। मैं सर अपने आप को अभी भी नहीं बोलता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मैं अभी भी एवरेज ही हूँ सर। और हर कोई अपनी लाइफ में एवरेज होता है। हुँ, इट इज़ जस्ट अबाउट अ मोमेंट कि जब आप सोच हाँ, लेते हो कि मुझे इस एग्ज़ैक्टली, मोमेंट पे अपने एग्ज़ैक्टली। आप को एक्स्ट्रा पुश करना है, आप उस मोमेंट पे थोड़े से आगे बढ़ जाते हो, वरना बिल्कुल, सब बिल्कुल। एवरेज हैं सर। मैंने कुछ आपने उस अलग काम नहीं 6 किया सर। महीने में अपने आप को कितना पुश किया ताकि अभी भीड़ से बाहर निकल कर आ गए, ये मैटर करता है। यस सर, मतलब सर आपका पास्ट क्या है, हुँ, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जहाँ खड़े हो अब, या तो आप उस मोमेंट पे खड़े हो के ये सोच सकते हो मैंने पीछे क्या किया है, या फिर आप ये सोच सकते हो कि मुझे आगे आगे क्या क्या करना करना है। है? तो द वाइज़ चॉइस इज़ टू लुक फॉरवर्ड एंड टू डू थिंग्स इन अ कंस्ट्रक्टिव वे सो दैट यू कैन गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। तो सर ये मोमेंट था, ये चीज़ें थी सर कि मैं इतना अच्छा नहीं था, 11th में भी कुछ खास नहीं रहा। 12th में थोड़ी मेहनत करी तो 87% मेरी वहाँ पीसीएम से बन गई सीबीएसई सर। बोर्ड मथुरा से। हाँ सर, तो मेरी वहाँ से सर 87% बन गई। अब मैं 12th कंप्लीट हुई और उसके बाद तो सर 6 महीने का, मतलब मैंने अप्रैल में शायद मेरी 12th हुई थी, हुँ, हुँ। मार्च-अप्रैल के आस-पास। तो मैंने अपना सोच लिया कि अब एनडीए करना है। जब इंटरव्यू देखा था तुषार भैया का और पलक का, हाँ, तो उस टाइम मैंने सोच लिया कि अब मेरे को एनडीए करना है।
तो सर फिर मैं एनडीए में लग गया। अब सर ऐसा होता है कि पहले लोग बोलते हैं कि एनडीए निकल जाता है। सर मैं जो भी मुझे इस टाइम देख रहा है मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही निकल जाती है। कोई भी एक चीज़ ऐसी चीज़ नहीं जो 1 महीने में हो जाती है। आपको कंस्ट्रक्टिवली उसके लिए पढ़ना होता है। जो आपके मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। उनकी एक-एक मुँह से निकला हुआ शब्द जो होता है, उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ पाएँगे। तो सर 4-5 महीने मैंने पढ़ाई करी सर और 12th उस के बाद वाले। यस सर, तो एनडीए रनिंग के लिए। 12th में आपने अटेम्प्ट नहीं दिया था? सर एक अटेम्प्ट दिया था, वो हवाबाज़ी में दिया था कि निकल जाता है एनडीए, तो हम भी दिया, एक दिन उठे और जाके दे के आ गए। तो अच्छा। सर मेरे उसमें 150 मार्क्स भी नहीं थे, तो मैं उस पेपर को दे के आ गया। फिर हुँ, 12th के बाद समझ में आया नहीं ऐसे नहीं होगा, हुँ। पढ़ना होगा। आपको डिसाइड किया आपसे पढ़ना है, मैंने मैथ बहुत अच्छी कर ली। मेरे 120 आस-पास लगभग मार्क्स थे। जीएटी में मैं बिल्कुल ही खत्म था सर, मेरे अच्छा। 30-40 मार्क्स आए होंगे, ऐसे ही अरे! 150 के आस-पास बैठा था मेरे मार्क्स। हाँ। तो इतने मार्क्स आए मेरे और बस हो गया। अगला अटेम्प्ट सर फिर मैंने समझ लिया कि नहीं ऐसे नहीं होगा और थोड़ा पुश करना होगा। तो सर फिर मैंने अच्छे से और पुश किया तो तो स्कूलिंग कोई बहुत बेस्ट होना है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप कब पुश कर रहे हो अपने आप को, ये ज़्यादा यस मैटर सर, ये करता है ना? डेफ़िनिटली मैटर कि करता है सर। स्कूलिंग कैसी रही है, क्या पास्ट रहा है, उससे बेहतर है कि आप फॉरवर्ड देखें, आगे देखें और नई चीज़ों को अपनी बनाने यस की सर, कोशिश करें। ठीक है, तो स्कूलिंग के बाद आपका ये एनडीए का सेकंड अटेम्प्ट था। यस सर। स्कूल वाला आपने ऐसे ही दिया था। स्कूल वाले में सर 150 मार्क्स आए होंगे, फिर हुँ, मेहनत करके दिया, उसमें 244 आए थे, उसमें 291 कट ऑफ गई थी पेपर में, हुँ। 292 कट ऑफ गई थी। अच्छा। सो इस बार मैंने सोचा कि नहीं भाई अब तो और अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं होगा ऐसे क्योंकि पिछली बार मैं पढ़ सब रहा था, लेकिन रिवीजन नहीं था और चीज़ों को उस तरीके से नहीं पढ़ रहा था जिस तरीके से उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स पे रिवीजन करना चाहिए, वो नहीं कर रहा वो था। नहीं कर रहे थे। मैं सब कुछ पढ़ने की तरफ जा रहा था, वजह ये कि जो पढ़ रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ने की। तो फिर मैंने अगले अटेम्प्ट में वो चीज़ फ़ॉलो करी और 244 से 345 पे पहुँच गया सर। ओह! बड़ा लंबा जंप मारा। सर 150 244 और फिर मतलब पहला 345 अटेम्प्ट ऐसे ही दिया, दूसरे में मेहनत करी, लेकिन थोड़े से रह गया, थोड़े से तीसरे रहे। में मैं फिर पार हो गया। तो बच्चों को कोई एक मैसेज कि अगर इस प्रिपरेशन के दौरान पेपर नहीं निकलते हैं, जैसे आपका नहीं निकला, ठीक है, जी फिर सर। आप दोबारा के लिए गए, फिर नहीं निकला। इसमें बच्चे एक डिसीज़न ले लेते हैं लाइफ़ में कि या तो मेरे लिए एनडीए नहीं है या मैं एनडीए के लिए नहीं हूँ। कहीं चले जाते हैं, तो कोई मैसेज जो देना चाहो बच्चों को यहाँ पर कि अगर पेपर नहीं निकलते हैं, तो उस समय क्या खुद से बात करनी चाहिए बच्चों को? मैं तो सर ये बोलना चाहूँगा कि सब बच्चे हर कोई कर सकता है सर इस चीज़ को। इसी चीज़ को नहीं, सिविल सर्विसेज़ हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया या कोई भी चीज़ आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके अंदर परसिवरेंस, आपका डेडिकेशन कितना है कि आप किस तरफ अपने आप को फ्यूचर में ले जाना चाह रहे हो। सब चीज़ पॉसिबल है, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, हो सकता था तीसरे में छोड़ देता कहीं से प्राइवेट बीटेक मतलब किसी बीटेक कर लेता मैं, कुछ कर लेता, बहुत सारे ऑप्शंस थे, पेरेंट्स भी कह रहे थे। बट मैं अपने पॉइंट पे स्टिक था कि नहीं मुझे करना है और मैंने करके दिखाया। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो कि आप मेहनत करो आपको सक्सेस मिल ही जाए। बट अगर आप करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी दैट्स फॉर श्योर। ये ज़्यादा ज़रूरी यस है। सर। तो ये देखो बच्चों को कितना अच्छा मैसेज दिया आपने। तो फेलियर से डील करने के लिए बच्चों को खुद से ज़्यादा परसिवरेंस पे विश्वास करना चाहिए, समय देना चाहिए अपने आप को। और अगर फैमिली पुश कर रही है तो फैमिली को मनाने की भी कोशिश करनी चाहिए कि भैया अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें या नहीं लेना चाहें, तो उसमें क्या आइडिया क्या ड्रॉप करना चाहिए प्रॉपर एनडीए के लिए? जैसे मान लो मैंने एनडीए यस सर। दिया और मेरा नहीं हुआ, अब मेरे पास दिमाग में 2 चीज़ें, या तो मैं कॉलेज जॉइन करूँ या एनडीए की तैयारी करूँ या मैं दोनों एक साथ करूँ। तो कुछ बच्चे प्रॉपर ड्रॉप ले लेते हैं एनडीए के लिए। जैसे आपका क्या प्रतिक्रिया थी 12th के बाद ड्रॉप को लेने के चक्कर में? सर मेरी 12th हुई तो हुँ। जैसे यूजुअल रहता है मेरी क्लास में कितने बच्चे थे अगर 42 की स्ट्रेंथ थी तो मेजॉरिटी सब बीटेक कर रहे थे 32-35 के आसपास सब ओके। बीटेक में जंप मार चुके थे बचे कुछ बीसीए में चले गए थे हुँ, एक या दो कोई होगा जो अलग ही किसी की प्रिपरेशन जारी होगी तो हुँ, मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए सो मैं स्टिक था कि मैंने देख लिया था मुझे एनडी के लिए जाना है बट एक पीरियड का गैप होता है जब आपका रिजल्ट नहीं आया होता है तो मेरा रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ था उस टाइम तक मतलब मार्कशीट नहीं आई थी तो उस पीरियड में मैं कर रहा था तैयारी हुँ, जब रिजल्ट आ गया तो पेरेंट्स भी पूछने लगे कि बेटा अब आगे क्या सोचा है हुँ, तो मैंने कुछ दिन देखा कि मुझे क्या करना चाहिए मैंने अपने कैरियर ऑप्शंस देखे सर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर किसी को एक ही तरफ जाना चाहिए। ये एक मतलब सर हर चीज़ जो होती है सर वो एक रैट रेस की तरह है, कि हुँ, आप एक रैट रेस में जा रहे हो या आप अपने आप को अलग ले जा रहे हो। हुँ, अलग जाने में रिस्क है। रिस्क है। सर रिस्क है अगर आप फेल होते हो या फिर आप नहीं कर पाते हो, उसमें रिस्क फैक्टर है, जुड़ा हुँ, हुआ है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जैसे मैं चाहता तो सर मैं बीटेक कर लेता, बीसीए कर लेता, आज शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता या फिर कहीं पे भी नहीं जा पाता सर। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एनडीए करना है तो करना है। तो मैंने सर मैंने बीएससी के लिए अप्लाई कर दिया और अभी भी चल रही है। अच्छा, लेकिन मैं डिस्टेंस लर्निंग पे हूँ सर, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं जॉइन करता हूँ।
लेकिन अपनी जो पढ़ाई है मैं उसके साथ में एनडीए के साथ फिर मैनेज हो पाती है सर। अदरवाइज़ सर टोटली ड्रॉप मैं किसी को नहीं बोलूँगा सर, टोटली क्योंकि ड्रॉप नहीं है। ये रिस्क फैक्टर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये मतलब मैं कोई ना किसी कोई डिस्टेंस प्रोग्राम कर लो, कुछ ना कुछ हाँ कर सर, लो। मतलब हाँ। ऐसा कर लो कि आपका जो साल है सर, वो कहीं हुँ, न कहीं सेव हो। अगर आप हो जाते हो दैट्स वेल एंड गुड। तो आपके पास कुछ है नहीं, हुँ। मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी हो पाते तो आपके पास है कि आप कर रहे हो कुछ, तो आप आगे के लिए और भी मेरे को भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में कोई इतना बर्डन आता भी नहीं है। आप नहीं किसी सर। भी प्रोग्राम में एंट्री करेंगे, यस चाहे सर। बीटेक भी करेंगे तो मैंने भी ऑलरेडी बीटेक ही किया हुआ है। यस सर। हाँ, आपने जानते होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आता है हमारा वो नॉर्मली 12th वाले सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो हमारे पास इनफ टाइम होता है एनडीए को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम लोग कुछ कर भी रहे हैं डिस्टेंस से या रेगुलर बेसिस पे भी, तो हम एनडीए पे फोकस कर सकते हैं, समय यस दे सर। सकते हैं उसको। तो अब एग्ज़ाम की तरफ आ जाते हैं। यस सर। इंस्पिरेशन मिल गई, है ना? यस सर। स्कूलिंग हो गई पूरी की पूरी और ये भी पता लग गया कि करना एनडीए ही है। यस तो अब सर। एनडीए का जब आपने सिलेबस देखा होगा तो आपके सामने मोटे-मोटे तौर पर मैथ्स और जीएटी आपको दिखा यस होगा, सर। जिसमें मैथ्स अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस सर। तो जब मैथ्स आपने देखा और आप पेपर देके भी 1 बार आ चुके थे या 2 बार आ चुके, तो मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? क्योंकि मैथ्स एक बहुत ऐसा पोर्शन है कि बच्चे 90-90 स्कोर कर रहे हैं 12th में, यस सर। 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। इवन पलक सैनी के 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में यस थे, सर। लेकिन उसको भी एक अटेम्प्ट लग गया था। यस एक सर। उसने कश्मीर से दिया, एक यहाँ के दिया, तो ये वाला हुआ। तो बच्चे स्कूल में तो मार्क्स सिक्योर करते हैं, लेकिन एनडीए में ऐसा क्या होता है कि भाई ये लोग 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाते 120 में से। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी मैथ्स को लेकर एनडीए की? सर मैं इस चीज़ के बारे में क्यूट बोलना चाहूँगा सर। हाँ। यूपीएससी जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा। सर कुछ इस तरीके की बात है कि आप कितने भी बड़े नेता हो ना किसी भी फील्ड में, आपने हाँ। कुछ भी कर रखा हो, जहाँ यूपीएससी आ जाता है ना, वहाँ सारे हर चीज़ रखी-रखी रह जाती है। मैथ अगर देखोगे सर तो 11th-12th ही है पूरी, आप 11th-12th उठा हुँ, के पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन नहीं निकलता है सर। हुँ, क्योंकि अब जो लेवल है, पहले सर ऐसा होता था कि एग्ज़ाम का जो लेवल था, वो हुँ, कहीं न कहीं इस फ्रीक्वेंसी पे चलता था कि अगर आप मीडियम भी पढ़ रहे हो, निकल जाएगा। हुँ। लेकिन अब जो एग्ज़ाम है सर, वो शिफ्ट हो रहा है। वो कर्व मार रहा है एक उस तरफ, जिस हाँ, तरफ वो उन एस्पिरेंट्स को भी टारगेट कर रहा है, जो कि आईआईटी की तरफ भी जा रहे हैं। मेरा सर दोस्त है प्रदीप सिंह नाम है हुँ, उसका, हुँ। ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस बार टीएस में। अच्छा टीएस में, तो हाँ हाँ। सर, उसको आईआईटी खड़गपुर अलॉट हुआ है। तो मेरा उस भाई भी बंदे आईआईटी खड़गपुर हाँ में है, सर, तो हाँ। उससे मैं बात कर रहा था, तो उस बंदे ने मेरे को ये बोला, मैंने उसको पूछा तेरे एनडी में कितने आए हुँ, मार्क्स? तो सर उसके मैथ्स में 148 मार्क्स थे, हुँ, 300 में से। बट हुँ, मैं शॉक हुआ कि भाई आईआईटी से ये हुँ, 148, मतलब आईआईटी वाले के लिए 148 मेरे को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगी मतलब। तो उसने मेरे को बताया कि भाई एग्ज़ाम जो होता है ना, वो सच में आता है, लेवल होता है एग्ज़ाम का। ऐसा नहीं है कि आप हुँ, कोई आईआईटी से तो ऐसे ही निकाल देगा। लेवल होता है सर। और मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर अपने पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मेरी जो मैथ्स थी सर, हुँ, मैंने वो आपसे वो करी थी, जो आपकी एनडीए चक्रा बुक आती है हुँ, ग्रीन वाली। हुँ, सर वो बुक परचेज़ करी थी मैंने, उस बुक को मैंने पढ़ा। आपने जो नोट्स बनवाए थे, वो हुँ। मैंने करे। नोट्स सर मैं हर उस एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहूँगा, जो अभी भी पढ़ रहा होगा, कि भाई नोट्स बना लेना। नोट्स बनाना इट इज़ अ पीडीएफ पे डिपेंड नहीं होना है। बिल्कुल भी नहीं सर, इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो इस चीज़ के ऊपर, तो आपके अगले अटेम्प्ट्स में भी आपके लिए बेनिफिट होगा, या आपका यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर जो फ्यूचर में आके एग्ज़ाम देने हुँ, वाले हैं, उनके लिए डेफिनिटली इट्स गोइंग टू बी यूज़फुल। आप कहीं न कहीं अपना टाइम भी सेव कर रहे हो और उनका भी टाइम सेव कर रहे हो। क्योंकि सर नोट्स अगर आपके हाथ में हो, तो आप मल्टीपल रिविजन्स कहीं पे भी किसी भी टाइम पे, आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें रिवाइज़ कर सकते हो। तो सर मैथ्स के लिए तो मेरा ये था सर। हुँ, और सर इंग्लिश के लिए मैं बोलना चाहूँ सर, कि जो हिंदी बैकग्राउंड से, जो मतलब हिंदी मीडियम से जो हुँ, स्टूडेंट्स आते हैं, वो काफ़ी बार सर डर जाते हैं कि हुँ। भाई क्या होगा, हम निकाल भी पाएंगे कि नहीं, हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश आ इंग्लिश रही है, कैसे क्या होगा? होगा? हाँ। तो सर मैं इंग्लिश के लिए बोलना चाहूंगा कि आप कहीं से भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, बस ये चीज याद रखना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज जो होती है, आप हिंदी बोलते हैं सर, वो भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको टाइम दे रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। इंग्लिश पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। जिस टाइम पे आप इंग्लिश को समझने लगोगे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ईज़ी। और मेरे को लगता है कि एनडीए में वन ऑफ द ईज़ीएस्ट थिंग इज़ इंग्लिश। इंग्लिश हो जाती है सर, बस बच्चे कहीं न कहीं डरते हैं, और मैं उनसे बोलना चाहूँगा जो भी हिंदी मीडियम से हैं, कि भाई प्लीज़ मत डरो, कुछ भी नहीं है। आप बस जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उसको डेडिकेटेडली फॉलो करो इंग्लिश में, दैट विल बी इनफ। तो ये जो वोकैब वाला पोर्शन आता है इनके यस लिए, सर। तो ये जनरली तो फिर समझ के रटने वाली बात ही हो यस जाती है सर। फिर और उसको पढ़ो, समझो, रटो कैसे ना कैसे यस करके। सर, वोकैब्युलरी के लिए तो सर यही है। हाँ, कि आप समझिए, उससे कनेक्शन बनाइए और उसको यस सर। मैक्सिमम कनेक्ट करिए। यस सर। तो आप हमारे साथ कौन से बैच में एनरोल थे? सर परमवीर नाम था परमवीर सर बैच में उसका। एनरोल थे आप। यस सर। ठीक है। तो इस दौरान मतलब मैथ्स में आपने क्या चेंजेस देखे और जगह से यहाँ पर कि आपको लगा कि यार ये वन स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म है हमारे लिए? सर पहली बात तो सर जो हुँ,
मैंने जो इंटरव्यू देखा था तुषार भैया का, हुँ, वहीं मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे हुँ, यहीं से करनी है। दूसरी बात सर, जब आपके जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी थी, हुँ, तो मेरे ये है सर, मैं किसी भी मेंटर को चूज़ करने से पहले, क्योंकि मैं अगर किसी मेंटर के पीछे जा रहा हूँ, हुँ, तो कहीं न कहीं मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि आप सर, हम लोग कोई भी सामान लेते हैं किसी दुकान से, तो हम देखते हैं कि वो सामान कैसा है, हुँ, उसको लेने से पहले। तो टीचर जो हैं सर, उनको पहले देखना होता है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, आप हुँ, किसी भी कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ा रहा है, सारे हुँ, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। हुँ, बट डिपेंड ये करता है कि जिनसे आप पढ़ रहे हो, क्या वो उनसे थोड़े से बेटर है? हुँ, ये चीज़ डिपेंड करती है सर। तो मैंने सर आपकी पूरी वीडियो देखी थी, हुँ, मतलब जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी थी, मैंने उनको पूरा देखा था। उन वीडियोज़ को देखने के बाद में मैं समझ मेरे को जो कंसेप्ट मेरे को 12th के क्लियर नहीं हुए इंटीग्रेशन के, आपने सर ऐसे बता दिया जैसे कुछ है ही नहीं वो। तो मैं बोला ये तो बहुत ही सही है। तो फिर मैंने सर आपकी वहाँ से इंटीग्रेशन की, या जो भी वीडियोज़ आपके लेक्चर्स पड़े हुए थे वहाँ पे, हुँ, मैंने उनको फॉलो करा थोड़े टाइम तक, जब और मेरे को नोट्स समझ भी में आ बनाए। गए। जब हुँ, मेरे को समझ में आने लगे, मैंने 10 दिन उन्हें बस वीडियो देखी कि मेरे को कांसेप्ट समझ में आ रहे हुँ, हैं कि नहीं। मेरे को समझ में आने लगे, मैंने सर फिर आपके साथ में ही बैच मतलब आपकी बैच में एनरोल कर लिया अपने और आप को। नोट्स बनाए बड़े सुंदर। हाँ सर, मैं नोट्स आज लाना भूल गया, वरना मैं सर आपको नोट्स दिखाता। तो नोट्स हम बच्चों प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारा एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बैच आरडब्ल्यूए प्लेटफ़ॉर्म पर परमवीर नाम से ही, क्योंकि यस सर, परमवीर ने बहुत सारे बच्चे एनडीए में दिए हैं। यस सर, तो और प्राइस भी हमने बहुत अफोर्डेबल कर रखा है अभी। यस सर, करीबन-करीबन 1000 या ₹1100 के यस आस-पास सर, उस बैच का प्राइस है। और ऑल इंडिया लेवल पर हम पूरे इंडिया को एनडीए के साथ में हमारी पूरी आरडब्ल्यूए की टीम, हमारे बेस्ट से बेस्ट टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यस सर, तो ये भी अंकित सर के जो नेतृत्व में काम हो रहा है कि हम ऑल इंडिया लेवल पर एक नॉमिनल प्राइस में, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे, अगर एनडीए का सपना है तो उसका वो पूरा यस होना सर, चाहिए। तो हम यहाँ से वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यस सर, तो जैसे लेक्चर्स आप बोल रहे हैं ना, उससे भी और बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से हमने और टीचर्स के साथ मिलकर ये बैच को प्लान किया है। यस सर, तो आप जैसे आपकी इंस्पिरेशन तुषार थी, तो अब हमारे इस बैच से भी, हमारी इस मेहनत से भी आप न जाने कितने बच्चों की इंस्पिरेशन बनेंगे। यस फिर सर। मैं कभी इंटरव्यू ले रहा हूँगा तो फिर बोलेंगे कि यार, मैं शुभम भैया का मैंने वीडियो देखा था, वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। यस तो सर, हम भी ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं यस सर, आरडब्ल्यूए प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। डेफिनिटली सर, तो चलो भई फिर शुभम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन की यस सर, मोटा-मोटा तौर समझ में आ गई। यस सर, नोट्स आप मुझे ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इन बच्चों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊँगा, क्योंकि आपने बोला कि मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। यस है सर, ना? तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ही उसके अंदर यस भाई, सर, जो आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। तो बच्चों, आपको उसकी टेलीग्राम पर कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, परमवीर बैच वाले बच्चों को। ठीक है। अब आ जाते हैं जीएटी पोर्शन की यस तरफ। सर, जीएटी पोर्शन के अंदर आपका इंग्लिश का तो आपने नॉर्मली बता दिया कि अगर वोकैब नहीं हो रही है तो भैया पढ़ो, समझो, उसको करो यस सर, और इंग्लिश को समझने की कोशिश करो, ताकि आप उसको अप्लाई कर पाओ उस हिसाब से। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, इंग्लिश से डरना नहीं है, उसको सीखने की ज़्यादा कोशिश करनी यस है। सर, अब हम अपने जीएटी पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक साइंस में और एक जीएस में। यस सर, साइंस में हम आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, क्योंकि मुझे लगता है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है वो वाला। 50 क्वेश्चन्स आते हैं उसके, यस सर, साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। और फिर हम 50 क्वेश्चंस को तोड़ेंगे अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर में। यस सर, तो पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। अगर एक 12th का बच्चा है जो रनिंग में है या फिर 12th पास आउट कर चुका है, एनडीए को टारगेट कर रहा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को वो कैसे देखता है? कैसे वो प्रिपेयर कर सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कि मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए? यस सर। सर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अगर मैं सबसे पहले बोलूँ सर, कि पहले का पैटर्न था कि कहीं न कहीं 11th-12th के टॉपिक्स बहुत ही, मतलब बहुत ही लेस आ रहे थे। अभी भी कम ही आते हैं सर, लेकिन जो उस टाइम के 12th के क्वेश्चन्स का लेवल था वो थोड़ा-सा ज़्यादा था। हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 9-10th की एनसीईआरटीज़ से ही आते हैं, और हुँ, अभी भी ये पैटर्न है कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 टू 35, 30 टू 32 क्वेश्चन्स हुँ, आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं सर। 18 भाग तो लेंगे वो। मैं मस्ट बोलूँगा कि अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप एनसीईआरटीज़ इज़ लाइक अ बाइबल। हुँ, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, और वो सच में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, आपकी प्रिपरेशन में। और जो कुछ क्वेश्चन 11th-12th के आते हैं सर, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको उसके लिए 11th-12th के कुछ आपको नहीं पता 11th-12th में कहाँ से आने वाला है, और हुँ, जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, हुँ, उनके लिए चैलेंज हो जाएगा कि ये हम कैसे करें? क्योंकि जो 11th-12th साइंस से करी हुई है या जेईई-वेई के लिए, उनके हुँ, लिए तो वो बिना पढ़े भी उसको कर देंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 11th-12th के बच्चों को साइंस वहाँ से करनी चाहिए 11th-12th की, हुँ, लेकिन 6th से लेके 10th की एनसीईआरटीज़ आप कर लो साइंस के लिए। और उसमें भी स्पेशली अगर मैं बोलूँ सर, तो जो जैसे 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी है, वो आप एक-एक दिन में कर लोगे। हुँ, एक-एक दिन लगेगा आपको करने में, आप पूरे एक सुबह बैठो, शाम तक हो जाएगी। और बाकी जो 9th-10th की, वो 2 या 3 दिन एक बुक ले जाएगी। ठीक है सर? अगर आप उनसे कर लेते हैं तो वो बेस्ट है। मतलब साइंस के लिए ये इज़ नहीं मोर तो देन इनफ। कहीं से जैसे मान लीजिए एक बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, यस सर। उसको कोई फ़ायदा मिलता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में स्कोर करने में ज़्यादा और बच्चों के कंपैरिज़न में नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के? सर, अगर मैं वैसे बोलूँ सर, तो एक 11th-12th में हमने साइंस पढ़ी है, तो हुँ, बच्चे सोचते हैं इंडिया वाले कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि इन पे साइंस थी, तो इनके हुँ, लिए एक अपर एज है। तो सर मैं ये बोलूँगा कि अपर एज नहीं है।
क्योंकि जो साइंस हमें 11th-12th में पढ़ाई जाती है और जो साइंस हम 10th तक पढ़ते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सर वहाँ का और यहाँ का कोई लेना-देना नहीं है। तो हुँ। जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स, कॉमर्स या आर्ट्स या कॉमर्स से हैं सर, वो 6th से 10th तक की पढ़ लो, ग्रैब कर दैट्स मोर लेंगे। देन इनफ और वो ग्रैब कर लेंगे। जो 11th-12th के भी बच्चे हैं, वो हाँ। आपसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँगे साइंस में। आप उसमें भी सर यूपीएससी इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देता है कि आप सारे ही कर लोगे। 1, 2, 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन आप भी क छोड़ के ही आओगे। हाँ, बिल्कुल, तो बस बिल्कुल। इतना है और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जहाँ आपको आउटपुट बहुत कम मिल रहा है, तो आपको इनपुट लगाने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर जो है 90% आपका 6 से 10th में आता है, वहाँ आप खत्म करो, उसके आगे आपको उसी का रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, दैट्स ऑल। उससे आगे कुछ नहीं है सर। तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स एक बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। चीज़ है, मैथमेटिक्स में तो उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या साइंस में भी ज़रूरत पड़ती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की? सर, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, हुँ। आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो, तो आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो हुँ। आप देख के ही बता दोगे कि अगर आपसे पूछा कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हुँ। तो आप उसको बिना अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं भी लगा रखा है, आप उसके बिना भी बता दोगे। लेकिन प्रीवियस ईयर से 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। यानी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपके बढ़ेंगे मार्क्स। ही बढ़ेंगे आपके लिए मतलब आपको 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे पहले से ही, आपके वो रिपीट होने हैं क्वेश्चन्स। हुँ। और सर मैं बोलूँगा कि हाँ, ये सच में यूज़फुल रहेगा प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 दिन लगेगा, आप 1 दिन में पूरी साइंस के लगा दोगे। इतने क्वेश्चन्स नहीं अगर आप 2010 से भी लगाओगे तो इट्स मोर देन इनफ ओके। साइंस आप कर लोगे उतने दिन में। तो अब जैसे आपका स्कोर के ऊपर मैं बात कर लूँ, तो आपके आउट ऑफ 900 क्या स्कोर था रिटन में? सर मेरे 345 मार्क्स थे सर। यस सर। 345 और उसको ब्रेक करें मैथमेटिक्स और जीएटी में? सर मैथ में सर कुछ 80 के आसपास थे हाँ, और सर साइंस मतलब जीएटी जीएटी में। में बाकी 247 मतलब मिला के सर उतने ही थे मेरे को तो ये एग्ज़ैक्टली याद मैथ्स नहीं में है। आपने एक कहानी भी सुनाई थी, बच्चों को भी काफ़ी कुछ समझ में आएगी, जो माइग्रेन वाली बताई थी। यस तो सर। एक बार क्या हुआ था आपके एनडीए मैथमेटिक्स पेपर में? सर मेरा पेपर चल रहा था, मैं सुबह आया था, तो मैं जब पेपर सेंटर देने मथुरा ही था? नहीं सर आगरा था। आगरा था, आगरा सॉरी। था एसएस कॉन्वेंट स्कूल नाम भी याद हो गया सर हाँ, उसका, इतनी बार नाम पढ़ लिया। हाँ। तो सर वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं पेपर देने बैठा, तो हुँ, पेपर देते टाइम ही सर मेरे सर दर्द होने लगा। जब माइग्रेन हाँ टाइप सर, का। माइग्रेन टाइप का बहुत तेज़ दर्द होने लगा सर हुँ। मेरे। तो उसके बाद में मैं बाथरूम गया बट ये 2 पेपर देख के कैसा लगा था? सब रेडार में था? सर सारा रेडार में था। हाँ, पूरा पेपर ऐसा लगा मतलब पेपर स्टार्ट होने वाला था, उससे जस्ट 5 या 10 मिनट पहले हाँ, मतलब अब ऐसा हो गया कि 9:30 पे एंट्री जो है, हाँ, वो मस्ट हो गई है। पहले हाँ। 10 बजने से 5-10 हाँ, मिनट पहले कभी भी भी वो ले हाँ। लेते थे। तो अब 9:30 इज़ मस्ट। तो हम लोग आधे घंटे पहले ही जाके बैठ गए थे। तो हुँ, वहाँ बैठने के बाद मैं बैठा हुआ हूँ और थोड़ी देर बाद में मेरे पता नहीं क्या होने लगा सर मेरे को मेरा सर हेड पेन होने लगा। हाँ। तो मैं गया बाथरूम में तो मेरे को वॉमिटिंग हो गई। एक बार जाके आया तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अब पेपर देना है। हुँ। तो ऐसा बोलते हैं सर को अच्छा होना होता है तो उससे पहले बहुत बुरा होता ये है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो सर मेरा हुआ ये मैं फिर पेपर देने बैठा, फिर पेपर आता है एकदम से मैं पेपर फ्लिप करता हूँ, मैं बोला हुँ, चलो हो जाएगा इस बार का पेपर। लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हुँ, पेपर का लेवल अच्छा था। सर हुँ, पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन जो सर ने पढ़ाया था उससे बाहर नहीं था। मतलब जहाँ पे कट ऑफ 60 जा रही थी, सेक्शनल कट ऑफ 60 है इस बार। हुँ, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सर से भी कोई अगर नोट्स-वोट्स बना के अच्छे से पढ़ गया हो 120 प्लस आसानी से कोई भी स्कोर कर लेगा सर। तो मैं सर जाके आया, पेपर स्टार्ट होता है, मैं पेपर कर रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने मैम से पूछा, उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। मैंने बोला हुँ, एक्सक्यूज़ मी मैम बहुत अर्जेंट है, उन्होंने फिर मेरे को जाने अलाउ कर दिया। हुँ। मैं दोबारा जाके आया, सर 2 बार में ही मेरी शरीर फिर मेरे से मैं पेपर करने नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे-तैसे वहाँ क्वेश्चन्स करे और करके बंद किया। बाहर गए सर, पेपर खत्म मूड होता ऑफ है। हो गया होगा एकदम से। बहुत ज़्यादा सर मेरे को ऐसा लगा मतलब इतना स्कोरिंग पेपर था कि मैं हाँ, स्कोर कर सकता था इसके अंदर। इवन पेपर वाज़ टफ हुँ, लेकिन सर ने जो पढ़ाया था वहीं से था। तो मेरे हुँ। को था डायरेक्ट रिज़ल्ट्स उठ-उठ के पेपर में आ हाँ, रहे थे वो सर। तो 2024 फर्स्ट में पूरे हाँ सर, हाँ। तो मैंने सोचा कि इस पेपर में बताओ ये हो गया, मैं बाहर जाके कैलकुलेट करने हुँ, लगा। तो मेरे को जितने हिसाब से मैं सोच के आया था, उस हिसाब से कम थे क्वेश्चन, थोड़ा हुँ। डिमोटिवेट हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सर पेरेंट्स उस दिन ये था मेरा भाई भी देने गया था। अब अच्छा, पेरेंट्स भाई वाले सेंटर पे थे, अब बाहर कोई था नहीं सर। तो हाँ, मेरा एक फ्रेंड मिला, मैंने उसको बोला भाई यार ऐसे-ऐसे पैसे दे दे थोड़े हाँ, इतने-इतने, तो उसने पैसे दे दिए। बगल में मेडिकल स्टोर था, वहाँ गया मैं, सर मैंने उसको बताई ये दिक्कत है। तो सर वैसे मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेनी चाहिए, लेकिन उस मोमेंट में मैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ले नहीं सकता था। तो हाँ, मैंने तुरंत दवाई ली और दवाई लेके और खाना खा के मैं पेपर देने बैठ गया दोबारा, जीएटी वाला। जीएटी वाला। अब फिर भी सर हो रहा था लेकिन दवाइयों की वज़ह से थोड़ा रिड्यूस हुआ। मैंने फिर जितना स्कोर मैं बूस्ट कर सकता था मैंने वहाँ पे किया। इवन जीएस वाज़ टफ। हाँ, जीएस सर जीएस वाज़ पेपर आल्सो टफ एट दैट टफ थी टाइम। सर। यस, यस। इस वज़ह से मेरा थोड़ा स्कोर रुक गया वरना मैं और अच्छा कर सकता था इस पेपर के अंदर। तो बच्चों देखो यहाँ से एक बहुत स्ट्रेट मैसेज आपका निकल के आता है। मैं जस्ट शुभम की स्टोरी नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों से मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे मिल लिए हैं। तो जब उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है ना, हमारे क्या आपके साथ भी सबके साथ भी,
तो एक ज़रूर मंज़र आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अब टूट जाना चाहिए। जैसे कि इनका माइग्रेन अटैक आया या जो भी आया, वॉमिटिंग हुई, बैक टू बैक वॉमिटिंग हुई, तो ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ से टाटा बाय-बाय बोल देते हैं कि भई पेपर खराब हो गया। उनके पास एक स्टोरी भी होती है घर में सुनाने के लिए कि यस मेरे साथ ऐसा हो गया और ये हो गया, और सिम्पैथी भी मिल जाती है कुछ दिनों के लिए। फिर थोड़ी देर बाद आप बुरे लगने लगोगे घरवालों को। लेकिन थोड़ी देर तक तो घरवाले कहेंगे चलो बेटा कोई बात नहीं, तबीयत तो ठीक है ना यस तेरी? सर, हाँ, क्योंकि घरवाले तो छोड़ो भाई, तू ठीक होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर, तो आपके साथ ना ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होंगी। जैसे पलक को फ़ीवर आ गया था, यस 102 सर, 103 बुखार था उसका, उसको लग रहा था कि मैं रिटर्न दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी। तुषार को भी सेम फ़ीवर वगैरह आ गया था। एक स्टूडेंट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो सर ये उसके बाद उसने रिटर्न दिया, ब्लड था उसके यहाँ पर लगा हुआ, मतलब उसका छिल वगैरह गया था। और इवन मेरे भाई का भी जब जेईई एडवांस का एग्ज़ाम था, तो यस सुबह सर, उसको इतनी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा ये क्या हो गया? उसको भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी। तो मतलब मैंने जो जनरली देखा और अपने साथ भी देखा, मैंने भी कभी-कभी लाइफ़ में कहीं पर फोड़ा होगा या कुछ अच्छा किया होगा, तो उससे कुछ दिन पहले मेरी भी बैंड बजी है, बढ़िया वाली बैंड बजी है। उसमें लगता है कि पीछे हट जाना चाहिए भाई, गिव अप यस का सर, टाइम आ गया है। लेकिन हमेशा कुछ याद कर कर अपने आप को, कभी तो कभी आपने लाइफ़ में कुछ अच्छा किया होगा, कभी तो यॉर्कर पर छक्का मारा होगा, कभी बीमर ये पर छक्का डेफिनिटली मारा होगा, सर, उसको याद करो और लाइफ़ में चले जाओ भाई आगे की तरफ, सब बेटर होगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर जनरली स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ बिगड़ता है ना, फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं, बैग टाँगते हैं और घर की तरफ निकल देते हैं, कौन देगा जीएटी? जबकि जब कट ऑफ आती है तब उनको रिग्रेट होता है कि भाई 60 नंबर कट ऑफ गई थी, 65 कट ऑफ गई थी, 70 कट ऑफ गई थी, 300 में यस से सर, इतने नंबर तो मैं ज़्यादा ही करके आया था। यस सर, फिर यार जीएटी दे लाता तो क्या पता मेरा हो जाता। तो बैठो भाई दोनों पेपर दो, इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में फ़ायदा होगा, और आपको नहीं पता मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ, कहने को ठीक है भाई 25 क्वेश्चन जाती है, 20 क्वेश्चन जाती है, 30 क्वेश्चन जाती है, लेकिन लेवल भी तो एक एग्ज़ाम का अलग-अलग वेरी करता है, और आपकी कंपटीटर क्या परफ़ॉर्म करके आए यूपीएससी उससे कट ऑफ बनाएगा, ना कि आप क्या परफ़ॉर्म करके आए उससे कट ऑफ बनेगी। तो उस पेशेंस में थोड़ा-सा अपने आप को ध्यान रखिए, और ज़रूर अगर आपका मैथ्स का पेपर बिगड़ा भी है, तो अपने आप को फिर दोबारा से वो शक्तियाँ जोड़िए और फिर से बैठिए जीईटी को देने की कोशिश करिए। तो ये ओवरऑल जर्नी रही आपकी, यस सर। ठीक है। जब रिटर्न का रिज़ल्ट आ रहा था तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उस दिन? सर जैसा कि सर मेरी 12th के बाद 2 ही अटेम्प्ट बचे थे, हाँ। तो पिछला अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं था, हुँ। जिसमें मेरे 244 के आस-पास मार्क्स थे। तो इस बार रिटर्न में क्या होता है कि शाम का टाइम था सर, मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था अपने हाँ। आप को क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था पेपर निकलने वाला है इस बार। अच्छा, तो तो मैं अच्छा, जो बच्चे पेपर आकर जैसे हम लोग टीचर्स लोग सॉल्व कर देते हैं यस पेपर सर, को उसी दिन। जनरली मैं तो मैथमेटिक्स उसी दिन यस सॉल्व सर, करता हूँ, नॉट जस्ट आंसर की पूरा पेपर सॉल्व कराता हूँ। यस तो सर। क्या लोग बच्चे आके अपने मार्क्स लगाते हैं उसी दिन ही शाम को आके? सर मैंने सोचे थे मेरे इतने मार्क्स आएँगे, आपकी आंसर की देखी हाँ, उतने ही आए थे। उतने ही बने उतने थे। ही आए थे, आपके एक भी आंसर लगभग कोई गलत ही नहीं था। अच्छा। हाँ सर, बाकी मैंने यूपीएससी की तो अभी मैंने आंसर की शायद आई नहीं है अभी, हाँ, हाँ। लेकिन आपकी आंसर की से जो मैंने करे थे उतने ही मेरे मार्क्स आए थे। तो मेरे को इतना आइडिया था कि पेपर टफ था और बच जितने भी मेरे आस-पास देने गए थे घर के आस-पास किसी का नहीं निकला था, मतलब हम 8-10 दोस्त थे, किसी का भी नहीं निकला था, हुँ। मेरा ही निकल गया था। लेकिन सर शाम का टाइम था, मैं बैठा हुआ था, वेब सीरीज़ देख रहा था। वेब सीरीज़ में ये सोच के देख रहा था सबका इंग्लिश इम्प्रूव करने का तरीका अलग होता है, मेरा हुँ। थोड़ा-सा अलग था। नहीं, ये एक अच्छा तो तरीका है वेब सर सीरीज़ तो तो। मैं 1 एपिसोड या 2 एपिसोड दिन के देखता था, लेकिन हुँ, उस टाइम पे मैं एसएसबी की वजह से कि मेरे को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाना है, हुँ। तो मैंने देखना और चालू कर दिया और कहीं न कहीं मेरे रिकमेंडेशन में मेरी वेब सीरीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अच्छा। तो सर मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, शाम का टाइम था, मेरा भाई एकदम से खोलता है एक टेलीग्राम चैनल, वहाँ हुँ, पे आता है कि कि रिज़ल्ट आ इंडिया गया। रिज़ल्ट आउट। मैं मंदिर में बैठा था फ़ोन टाइप करने के, भगवान इस बार निकलवा देना वरना क्या होगा? ऐसे हुँ, करके थॉट्स आ रहे थे सर, क्योंकि 2 अटेम्प्ट थे, 1 में हुआ नहीं और ये हुँ। फर्स्ट और लास्ट है, तो क्या होगा? तो मैंने सर्च मारा, होपफुली 7946593 मेरा रोल यूपीएससी नंबर। रोल नंबर था, वो उस मेरिट लिस्ट में था। तो हुँ। मेरे को समझ आया रिटर्न तो हो गया इस बार। तो काफ़ी जो समय पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, फाइनली एक रिलैक्स फाइनली आया। यस सर हो गया। सर मतलब मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा फ़ील होता है कि आगे कुछ हो या ना हो, मुझे ये वर्थ इट लगने लगा कि अगर मैंने एग्ज़ाम निकाला ऑल इंडिया रैंक लेवल हुँ। पे, सो डेफिनिटली आई हैव समथिंग कि मैं आगे अगर इस बार कुछ भी नहीं होता, मेरे दिमाग में बस ये था कि पेपर निकल गया, मेरे को संतुष्ट था कि मेरी मेहनत सफल हुई 1 साल की। ये था सर। चलो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जैसे ही रिटन क्लियर हुआ तो एसएसबी का सारा दिमाग में चल गया होगा। यस सर। तो जब आप एसएसबी किधर था आपका एसएसबी सेंटर? सर मेरा था सर 4 एएफएसबी वाराणसी। पूरा एसएसबी यस सर। वाराणसी, मैं अच्छा। देहरादून एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को देहरादून मिले, क्योंकि मेरे को आईएमए देख के आना था, मतलब इस अच्छा। तरीके का था थोड़ा दिमाग में। लेकिन भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो वाराणसी मेरे को मिला और मैं बहुत खुश था कि भगवान शिव की नगरी में जाने का मौका मिल रहा है।